मैं कभी भी पर्दे के पीछे बात नहीं करता हूं और ना ही करना चाहता हूं। और ये मैं सबसे भी गुजारिश करता हूं, खास तौर पे जो मजलूमों की तंजीमें हैं, SC ST माइनॉरिटीज की और ओबीसीज की, कि कोई भी बातचीत पर्दे के पीछे छुप के नहीं होनी चाहिए। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज सैटरडे है और आज फिर हम महमूद प्राचा साहब के साथ हैं, सीनियर वकील जो मजलूमों की आवाज बन चुके हैं। बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जो वो लड़ रहे हैं और खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो कुछ फरवरी 2020 में हुआ, और उसके अलावा भी बहुत से ऐसे काम है जो गिनवाए जा सकते हैं। अब से पहले भी हमारी बात हुई है। अभी इस वक्त जो महमूद प्राचा साहब से मैं बात करूंगा, वो ये कि झारखंड की असेंबली में मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून पास होने वाला है, ऐसी खबर आई है। इससे पहले राजस्थान और वेस्ट बंगाल, यानी राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की TMC की हुकूमत है, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म के कानून पास किए हैं। लेकिन महमूद प्राचा साहब की अपनी एक सोच है इस मॉब लिंचिंग के बारे में भी, कानून के बारे में भी, और सेल्फ डिफेंस के मामले में। चूंकि जुलाई 2019 में महमूद प्राचा साहब ने एक मुहिम शुरू की थी। वो ये कहा था कि कानून के तहत जो हथियार लिए जा सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, उसके लिए वो लोगों को फॉर्म भरना सिखाएंगे, जिसको दूसरे तरीके से मीडिया ने बहुत कुछ कहा था। महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आपने बहुत सी चीजें की थी और ये इशू ऐसा है जिस पर मैं जरूर आपकी राय जानना चाहूंगा। अभी ये झारखंड में कानून आने वाला है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा का प्रावधान है उस कानून में। आप इस कानून को, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो कानून बनाने का प्रोसीजर नॉन बीजेपी स्टेट्स में एक तरह से चल रहा है, उसको आप किस तरह से देख? देखिए, अगर एग्जाम्पल दिया जाए ईमान का और किताब का, तो यही है, और संविधान का और संविधान पे अमल करने का। तो यही इस चीज का भी है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून तो पहले ही हैं, पूरे हैं, मजबूत है कानून। लिंचिंग के लिए अगर मौत है, क्योंकि लिंचिंग की अगर लिटरल डेफिनेशन ली जाए तो वो उसमें डेथ होती है, जब भी लिंचिंग कहा जाता है उसे। तो 302 तो ऑलरेडी है, उसमें डेथ पेनल्टी है। उसके अलावा ये एक आतंकवादी घटना भी होती है, UAPA भी अट्रैक्ट होती है इसमें, वो भी कानून पहले से ही है। सुप्रीम कोर्ट की एक तहसीन पूनावाला की एक जजमेंट है, उसमें बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हुए हैं, वो भी मौजूद हैं कागजों पे। तो किताब तो है, ईमान बाकी है। किताब पे, कानून पे अमल कराना बाकी है, वही बुनियादी बात है। देखिए, ये मैं जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहता, लेकिन उस पे अमल कितना कर रहे हैं, कितने मुकदमे UAPA के, RSS और जो उसके सहयोगी संगठन हैं उनके खिलाफ बंगाल में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में या दूसरी जगहों पर जहां जहां भी गैर बीजेपी की सरकारें हैं, कितने मुकदमे UAPA के बने हैं, कितने मुकदमे 302 के बने हैं, कितने मुकदमे इस बात के बने हैं कि इन्होंने, इनके जो पूरे कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरी साजिश और प्लानिंग के तहत, जिसमें इनके सीनियर कारकुन, कार्यकर्ता और ऑफिस बियरर RSS के शामिल हैं, जो कि इनकी पुष्टपनाही करते हैं, इनकी प्लानिंग करते हैं, और जब ये कारनामा हो जाता है तो उनकी मदद भी
करते हैं कानूनी जरिए से, और बाद में भी उनको फूल मालाएं पहनाते हैं और ये कहते हैं कि तुम लोग ये, मतलब इनडायरेक्टली ये और कई जगह डायरेक्टली भी, कि ये काम तो अच्छा किया है और आगे भी करना चाहिए। इसके लिए कितने सीनियर ऑफिशियल्स को आरएसएस के किस स्टेट ने बंद किया है, वो इंपॉर्टेंट बात है। उसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे तो वहां आप ये पाएंगे कि इस तरह का एक भी कार्रवाई, मजबूत कार्रवाई इन किसी भी स्टेट्स ने नहीं की है। तो ये वॉक द टॉक नहीं हो रही, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज जो है, जिसमें मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध हैं, उनको लिप सर्विस या दिखाने के लिए तो कहा जा सकता है कि हमने कानून बना दिया, मगर इससे मदद नहीं होगी। मदद होगी कानूनों पे अमल करने से, सख्ती से अमल करने से, और जो प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो इनके आका हैं, उनको 120 बी में यानी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत बंद करना। अच्छा, आपने बताया कि कानून ऑलरेडी हैं, यानी इससे ये लगता है कि कानून बनाने की जरूरत नहीं, आपने कहा कि अमल करने की जरूरत है। आपने जब मॉब लिंचिंग बहुत ही एक तरह से बहुत ज्यादा वाकयात हो रहे थे नॉर्थ इंडिया में, खासतौर पे दिल्ली आसपास के स्टेट्स में, आपने जुलाई 2019 में एक आवाज उठाई थी सेल्फ डिफेंस के लिए, और आपने कुछ रास्ते भी बताए थे। क्या उसका कहीं कोई असर हुआ? क्या आपने उस पर कितना कुछ काम आगे बढ़ पाया? क्योंकि आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सेल्फ डिफेंस का जो हक शहरियों को है, उसके बारे में आपने बात की थी। उसके बारे में अब क्या है, आप कहां खड़े हैं उस प्रपोजल के बाद? देखिए, उस प्रपोजल पे उस टाइम जब शुरू हुआ था, उस वक्त आपने देखा होगा कि लिंचिंग की इतनी सारी जो घटनाएं हो रही थी, जिसमें शेड्यूल कास्ट और खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ और कई जगह क्रिश्चियंस के खिलाफ भी बहुत सारी लिंचिंग्स हो रही थी। तो हम लोग, और उससे लोगों का भरोसा जो है ना, खास तौर पे मजलूमों का भरोसा कम होता है न्याय व्यवस्था के ऊपर से, भारत के संविधान के ऊपर से, कि अगर सरकारों में घुसे हुए लोग ही या सरकारी अफसरान ही इन कार्रवाइयों को ना रोकें या उनमें मदद करें। मदद इस तरह की भी होती है कि जो गुनहगार हैं उनको ना पकड़ें और उनकी हौसला अफजाई करें, तो उससे भारत के संविधान में हमारे देश के मजलूमों का भी विश्वास कम हो रहा था, और होएगा और हो सकता है। और पूरी दुनिया में भी जो भारत का एक जो जमहूरी निज़ाम है, जो हमारी जनतंत्र है, उसकी इज्जत कम हो रही थी, और होगी भी अगर ऐसा होगा तो हमने दुनिया को ये दिखाना था, और उसका एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी निकल के सामने आया कि हमने दुनिया को और खास तौर पे मजलूमों को, हमारे देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध और सिखों को ये बताया कि चाहे हमारी जो संस्थाएं कितनी भी कमजोर हो गई हैं, मगर फिर भी भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि इस कार्रवाई को भी रोक सके, बनिस्बत इसके कि इसमें सरकारी अफसरान, पुलिस के ऑफिसर और जो सरकारों में बैठे मंत्री, एमएलए हैं, वो भी मिले हुए हैं तब भी। तो उसका हमने जरिया बनाया था जो, और हमारे सारे काम जो होते हैं संवैधानिक और कानूनी होते हैं। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है वो हमारे आईपीसी में लिखा हुआ है, और राइट टू लाइफ के साथ ही उसका रिश्ता है। जैसा राइट टू लाइफ है वैसा ही राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है, क्योंकि जिंदगी बचाने का हक हर एक इंसान को है। तो उसका हमने रास्ता बताया था कि सभी जो अपने डीएम्स हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, उसमें लाइसेंसी हथियार रखने के लिए लाइसेंस अप्लाई करें, उसमें सरकारी अफसरों को कन्विंस करें कि हमारी जान को खतरा है, हमें कभी भी इन आतंकवादी संगठन जो हैं, जो आरएसएस से संबंधित हैं, उनके द्वारा मारा जा सकता है। कभी भी हम अगर जा रहे होंगे कहीं तो हमारी जान को खतरा है। तो मैंने ऐसा कहा था कि एक बहुत अच्छा केस बन रहा है सबको लाइसेंसी हथियार मिलने का, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो
SC/ST एक्ट में रूल ही है इस तरह कि अगर उनको जरूरत है तो सरकार उनको लाइसेंस देगी। तो ये काफी कारगर हुई थी उस समय। तो और बहुत सारी लिंचिंग की घटनाएं कम हो गई थी, क्योंकि चोरों के और डरपोक लोगों के पैर नहीं होते। वो इसी ताकत पे कि हम जाएंगे झुंड बना के और अकेले दुकेले आदमी को पकड़ के मार लेंगे, जला देंगे, पीट लेंगे या जो भी कर लेंगे। तो ये जो कमजोर डरपोक लोग होते हैं, अगर उनको ये मैसेज रहेगा कि किसी के पास लाइसेंसी हथियार भी हो सकते हैं और लोग अब मजलूम जो हैं जिनके साथ हम ज्यादती करते हैं वो अपना कानूनी अधिकार इख्तियार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये घटनाएं कम होंगी। दूसरा, पूरी दुनिया में एक ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है गन रखने की, खासतौर पे अमेरिका में। वहां पे गन्स का कितना नाजायज इस्तेमाल भी हुआ है, मगर वहां की जो सेनेट है और जो वहां के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, सॉरी जो कांग्रेस है, सॉरी अमेरिका में, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में, वहां पे ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि अमेरिका में खास तौर पे कि हर एक इंसान को अपनी हिफाजत के लिए बंदूक रखने का हक है। ये वहां के संवैधानिक हक है। अच्छा प्राचा साहब, क्या आप उस बात को सपोर्ट करते हैं कि भारत में भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर यानी हथियार पर लाइसेंस ही खत्म हो जाए, बिल्कुल अमेरिका की तरह से लोग रखने लगे, या कोई किसी तरह का कोई कंट्रोल, किसी किस्म का कोई चीज रहे? आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? क्योंकि कई मुल्कों में मैंने देखा है 2003 जंग से पहले इराक में भी कोई हथियार का लाइसेंस नहीं होता था, और कई मुल्कों में ऐसा है। क्या भारत में आप हथियार के लिए लाइसेंस बिल्कुल खत्म कराने की बात सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल खत्म कराने की, और इस पे देखिए बगैर रिसर्च के, मैं कोई आज के जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरह तो नहीं हूं। हर एक चीज पे रिसर्च होनी चाहिए, लेकिन मेरा अपना नजरिया इसमें यह है कि कुछ ना कुछ बंदिश होनी चाहिए। मगर बंदिश ये होनी चाहिए कि जो लोग डोमिनेंट पोजीशन में हैं, बावसाइल हैं, ताकतवर हैं, उनको हथियार नहीं मिलने चाहिए। जो लोग कमजोर हैं, जो ऐसी क्लास से आते हैं जैसे शेड्यूल कास्ट है, सबसे ज्यादा जरूरत उनको है। शेड्यूल ट्राइब है, उनके साथ जुल्म सबसे ज्यादा होते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ, तो उनको रखने का अधिकार होना चाहिए। माइनॉरिटीज हैं उसके बाद, जैसे उनके साथ जुल्म होते हैं, उनको घेर के मारा जाता है, ये सब होता है, उनको रखने का अधिकार होना चाहिए। ऐसी जगहों पे जहां पे जो वल्नरेबल जगहें हैं, जहां पे ऐसे लोग रहते हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं रेगुलरली होती हैं, वहां पे हथियार मिलने की, उनको देने की प्रावधान होने चाहिए। केस टू केस बेसिस पे भी होने चाहिए, उस तरीके से होने चाहिए। इस तरीके से हथियार ना दिए जाएं कि जो लोग जुल्म करने वाले हैं उन्हीं को हथियार मिल जाए और वो हथियारों का इस्तेमाल करके जुल्म करना शुरू करें, लूटमार करना शुरू करें और क्राइम करना शुरू करें। उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। तो ये केस टू केस बेसिस पे होना चाहिए, कुछ रेगुलेशन जरूरी है। अच्छा, जब आपने जुलाई 2019 में सेल्फ डिफेंस में लाइसेंसी हथियार रखने की एक तरह से वकालत की थी, सपोर्ट किया था, और फॉर्म भराने का भी सिलसिला आपने शुरू किया था बड़े पैमाने पर, उस वक्त मीडिया में आपको एक बिल्कुल अलग किस्म से पेश किया जा रहा था। ऐसा बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप मुसलमानों को हथियारों की ट्रेनिंग दिला रहे हैं और मस्जिदों में हथियारों की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और हो रही है। इस किस्म की छवि बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद क्या कहीं किसी लेवल पर कोई बात हुई जिसमें कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने या मॉब लिंचिंग को रोकने, खत्म करने का कहीं कोई आश्वासन दिलाया गया हो? किसी लेवल पर कोई आपकी कहीं कोई बात हुई जो बता सकें, आप शेयर कर सकें? देखिए, मैं एक तो सरकार से, किसी भी जो अधिकारी हैं या सरकार से, मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं कभी भी पर्दे के पीछे बात नहीं करता हूं और ना ही करना चाहता हूं। और ये मैं सबसे भी गुजारिश करता हूं, खास तौर पे जो मजलूमों की तंजीमें हैं, SC/ST माइनॉरिटीज की और OBCs की, कि कोई भी बातचीत पर्दे के पीछे छुप के नहीं होनी चाहिए। तो जो भी बातचीत मेरी होगी तो वो
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होगी। हो सकता है आपके ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी सरकार से बात करूं तो आपका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आमने सामने सबके सामने बात होनी चाहिए। छुप के जो बात होती है उसमें बेईमानी की, सौदेबाजी की, जमीर फरोशी की और गुंजाइश रहती है। वो मैं मना भी करता हूं सबसे। अगर मैं सबको मना करता हूं तो मैं खुद वो काम करूं तो वो बिल्कुल ही नाजायज होगा। तो मेरी कभी भी किसी से पर्दे के पीछे बात नहीं होगी। अगर किसी को बात करनी है तो मेरी सारी बातें खुल के हैं और मैं किसी से भी बात करने को तैयार हूं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, और वो शाया होगी, लाइव टेलीकास्ट भी उसका होगा किसी ना किसी जरिए से, तभी बात करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि जितने दबे कुचले वर्ग हैं उनकी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार के लिए एप्लीकेशन करना। देखिए, और हथियार के लाइसेंस देता कौन है? सरकार। सरकारी ओहदेदार जो अधिकारी हैं वही तो देंगे। उनके सामने अगर ये साबित कर पाएगा कोई कि हाँ हम डिजर्व करते हैं कि हमें हथियार का लाइसेंस मिले, जब भी तो कोई रख पाएगा। मगर इससे भी तकलीफ क्यों है? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी अपने अपने वर्ण व्यवस्था में किसी खास वर्ण के होने की वजह से, या अपनी सरकारी ताकत की वजह से, या अपने पॉलिटिकल ताकत की वजह से बगैर जरूरत के हथियार लेके बैठे हैं, जुल्म करने के लिए हथियार लेके बैठे हैं, उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। और उनको ये कॉन्फिडेंस कम हो रहा था कि हम जाके निहत्तों पे जो अभी तक गोलियां चलाते हैं हथियारों से, वो हम कर नहीं पाएंगे, निहत्ते नहीं मिलेंगे हमें। तो उससे उनको ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और मीडिया तो आपको पता ही है, मैं तो क्रिमिनल मीडिया कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ज्यादातर लोग उसमें क्रिमिनल्स हैं, जो इस साजिश का, हमारे मुल्क को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। तो ये अगर एक सर्वे कराया जाए कि किन लोगों के पास हथियार के लाइसेंस हैं, तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि सारे हथियार तो क्रिमिनल्स ने लेके रख रखे हैं, शरीफ आदमियों के पास तो हथियार है ही नहीं लाइसेंसी। सब जो ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स हैं उनके पास लाइसेंसी हथियार है। अच्छा, अब एक खास खास तरह की जो जातियां हैं उनके पास हथियार हैं, ये क्या है? और जिनके खिलाफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एक्ट आया है पूरा इस बात के लिए कि वो जुल्म करते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, उन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है। ये क्या मजाक है? तो आपका कहना यह है कि कानून इस वक्त, सिस्टम जो है वो जालिम को मजबूत कर रहा है और मजलूम को कमजोर से कमजोर देखना चाहता है। इसका फिर आखिर क्या होगा? फिर कानून और व्यवस्था जिसे कहा जाता है वो कैसे कैसे चल पाएगी? सरकारों की अगर नीयत खराब है, जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे जो महसूस हो रहा है। संविधान सबसे बड़ी ताकत है। भारत, देखिए, दो ताकतें सबसे ऊपर हैं भारत में, एक हमारा संविधान और एक देश की जनता, यानी कि वी द पीपल। इनसे ऊपर कोई कुछ नहीं है। तो इनमें इतनी ताकत है कि हर एक मजलूम को, हर एक जो कमजोर है उसको, उसकी हिफाजत कर सके, और हर एक जालिम को, चाहे वो किसी ओहदे पे बैठा हो या कितने भी पैसे या रसूख रखता हो, उसको सजा दिलवा सके। जरूरत इस बात की है कि जो मजलूम है वो पीसफुल और आईनी और संवैधानिक तरीकों से प्रोटेस्ट करें, कानूनी लड़ाई लड़ें, आईनी लड़ाई लड़ें, और जालिमों को तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और मजलूमों की हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब। आपसे जब भी बात करते हैं कुछ ना कुछ चीजें नई सीखने को मिलती हैं और समझने के लिए हमारे बहुत से दर्शक हैं जो आपकी बातों को सुनकर के बहुत ही मुतमईन होते हैं। और जो आप अब से पहले भी त्रिपुरा में आप गए थे, उससे पहले आसाम में भी आपने बहुत कुछ काम किया है। दिल्ली के जो दंगे बताए जाते हैं उसमें भी आपने आरएसएस और बीजेपी के काफी लोगों को जेल तक पहुंचाने का इंतजाम किया है। ये बहुत ही अहम बात है। और ये इस वक्त जो मॉब लिंचिंग के वाकयात, अभी मैं अपने एक मध्य प्रदेश का एक वाकया, जिसमें एक चूड़ी बेचने वाले की पिटाई हुई, पैसे छीन लिए गए, रिवर्स उसके एफआईआर हुई, 107 दिन वो जेल में रह करके आया है। और अब क्रेडिट लेने वाले, मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि हमने एक प्रोग्राम किया था
आज ही मुझे इंदौर से बताया गया है कि कांग्रेस के कुछ लोग उसे एक तरह से अगवा करके दिल्ली लाए हैं उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। तो ये असल काम करने वाले और क्रेडिट लेने वाले लोग दूसरे होते हैं। आपने बहुत से काम करके दिखाए, इसके लिए बहरहाल हम सभी को इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। संविधान के अंदर रहते हुए आप हर मसले का हल बताते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।